हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। ईयरली करंट अफेयर रिवीजन से संबंधित जो हमारा सीरीज है उसका यह अगला वीडियो है। और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तो फिर यहां भी मैं आपको वही बात कर रहा हूं कि आप अंत तक बने रहिए। और इस बार 50 क्वेश्चन तक नहीं जाना है, आज हमें केवल और केवल 30 से 32 क्वेश्चन तक जाना है। लेकिन यहां पर आपसे मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न जो मैं लेकर आ रहा हूं, यह प्रश्न या जो भी प्रश्नों की संख्या है या आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं है, वह आप हमें बताएंगे और आपसे अपेक्षा है कि आप उसे जरूर बताएंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है, जरा आप इसे देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पर कि जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर, ठीक है, इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर को तो दी ही दी है, उसके अलावा यहां आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य कौन सा शहर है जिसे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। तो वह शहर कौन सा है? तो वह शहर है ऑप्शन बी, उदयपुर। जी हां, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। थोड़ा सा हम इसे देखेंगे क्योंकि विस्तार के साथ है। यहां पर यह है कि इंदौर और उदयपुर किसके अंतर्गत? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। जी हां, तो इसके अंतर्गत या इसके तहत मान्यता प्राप्त भारत के पहले शहर बने। तो पहली बात तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि दोनों शहरों को, मतलब इंदौर और उदयपुर को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। अब अगर हम इंदौर और उदयपुर के वेटलैंड्स की बात करें तो सबसे पहले इंदौर को देखते हैं। हम यहां पर क्या देख रहे हैं? सिरपुर झील। तो अब यहां पर सिरपुर झील हमसे पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो वह इंदौर में है। तो सिरपुर झील जो रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जल पक्षी संगम क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के 5 प्रमुख वेटलैंड्स कौन कौन सा? पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई शहर की संस्कृति, पहचान और माइक्रो क्लाइमेट विनियमन में योगदान करते हैं। तो जो भी यहां पर फैक्ट आपको बताए गए हैं, उन सारे फैक्ट को आप याद रखिए, दिमाग में बिठा कर रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल यहां पर यह है कि युवा भारतीय पर्वतारोही नाम क्या है? शिवांगी पाठक। तो शिवांगी पाठक ने जनवरी 2025 में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो वह जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। अब एक नजर इसकी व्याख्या पर, व्याख्या के अंतर्गत यहां पर जिन चीजों पर ध्यान देना है उसे देखिए। पहली बात यहां पर यह है कि जो शिवांगी पाठक है वो कहां की है? हरियाणा की है। और उसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है यहां पर? माउंट कोजिस्को। तो इसको याद रखना है, माउंट कोजिस्को ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वहां पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर भारत का गणतंत्र दिवस मनाया था। चलिए अगला सवाल यहां पर यह है कि किस मंदिर को हाल ही में FCRA लाइसेंस मिला? और हाल ही में मतलब यहां पर है कि जनवरी 2025 की बात हो रही है। तो किसे मिला? तो यहां पर अगर देखिए तो ऑप्शन देखिए, यहां पर काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी और उसके बाद चौथा है बांके बिहारी मंदिर। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, बांके बिहारी मंदिर। अब जो FCRA क्या होता है उसको आप इस जो अभी हम देखेंगे, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। यहां पर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित जो बांके बिहारी मंदिर है, इस बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं FCRA, इसके अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इस मंदिर को विदेशी धन प्राप्त करने में आसानी होगी, मतलब मंदिर को सक्षम बनाया जा सकेगा। चलिए अगला यहां पर यह है कि किसे ECI का मतलब यहां पर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 विकल्प आप देख रहे हैं, इन 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, दूरदर्शन। अब देखते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि जो संसदीय चुनाव 2024 हुआ उस दौरान पूरे देश में चलाए गए अभियान जो थे उसमें दूरदर्शन की सूचित और सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता को जो उसने प्रदर्शित किया, उसी के कारण उसे यह अवार्ड मिला है। और इसमें देखिए क्या क्या शामिल था। तो एक था नवोन्मेषी प्रोग्राम है, इसमें क्या किया गया? तो इसमें 30 मतदाता शिक्षा लघु फिल्मों का निर्माण और प्रसारण किया गया। उसके अलावा बहुभाषी आउटरीच, मतलब यहां पर यह है कि DD नेशनल, DD इंडिया, DD न्यूज, इन चैनलों पर व्यापक प्रसार या सुनिश्चित करना कि संदेश देश के हर कोने तक पहुंचे, मतलब हर भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उन लोगों तक यह
प्रोग्राम जो वो वहां तक पहुंचे। उसके बाद आकर्षण विज्ञापन, तो मतलब कि आकर्षण विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को चुनाव के प्रति उनको सक्रिय किया गया। उद्देश्य वही कि लाखों लोगों को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर यह है काफी महत्वपूर्ण सवाल कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। जी हां, वह देश कौन सा है? वह देश है जॉर्जिया। और यहां पर अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या अंतर्गत यहां पर यह है कि जनवरी 2025 में WHO ने इसे मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, मतलब जॉर्जिया को। और यह घोषणा जॉर्जिया में बीमारी के संचरण को खत्म करने के लिए लगभग कितने 1 सदी के प्रयासों के बाद की गई है। 1 सदी लग गया मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र लेने में जॉर्जिया को। चलिए अगला सवाल यहां पर है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? वह शहर कौन सा है? वह है डिब्रूगढ़। जी हां, वह डिब्रूगढ़ है। और यहां पर यह बात हो रही है कि स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण 25 जनवरी 2026 को शुरू होगा और उसके अलावा वर्ष 2027 से हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। तो आपको यह बताना है कि असम की जो राजधानी है वह वर्तमान में क्या है। चलिए अगला सवाल यहां पर यह है कि 31 जनवरी 2024 को किस संस्था ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन, ध्यान दीजिए क्या है, बिम कॉइन लॉन्च की है। तो ये जो 4 विकल्प देख रहे हैं आप, तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? वह है बिमटेक। ध्यान देखिए, यह बिमटेक है, ना कि बिम्स्टेक है। ये क्या है? ये बिमटेक है। बिमटेक का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसने क्या किया? इसने बिम कॉइन इस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा इसको उसने पेश किया है, जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके साथ ही यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि यह जो इनिशिएटिव है, यह जो पहल है, इस पहल के साथ बिमटेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तकनीक को अपनाया है। और IIT मद्रास के नक्शे कदम पर चलते हुए बिमटेक ने इस पहल को अपनाया है। चलिए अगला सवाल यहां पर है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो वो बने शुभांशु शुक्ला। जी हां, काफी महत्वपूर्ण। यह तो मतलब इसके आने की संभावना अगर पूछेंगे आप तो 99% है। चलिए अगला सवाल यहां पर है कि गुनेरी को, ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? और ये जो आपको विकल्प देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तो इसमें सही जवाब कौन सा है? वह है गुजरात। अब ये देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जिस गुनेरी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, गुनेरी क्या है? यह मैंग्रोव वन का एक खास प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। और जो इसकी अगली विशेषता है वो सुनेंगे तो आपको मतलब काफी आश्चर्य होगा। वह इसलिए क्योंकि यहां जो मैंग्रोव है वो समुद्र तटों से दूर है। मतलब जनरली मैंग्रोव कहां होता है? समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि गुनेरी में जो है वहां मैंग्रोव समुद्र से 45 किलोमीटर दूर है और यहां पर पानी का ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है। जबकि सामान्य रूप से जो मैंग्रोव होते हैं उसमें हमने क्या देखा? समुद्र तट पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी हर 24 घंटे में आता जाता रहता है। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कीचड़ या दलदली जमीन भी नहीं है। अब बताइए यह मतलब अद्भुत है या नहीं है? यह अद्भुत है। चलिए अगला सवाल यहां पर है कि अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला? तो बदला यहां पर जो विकल्प दिया गया इसमें तो गूगल मैप्स है, लेकिन ऐसे किसने बदला? तो ऐसे बदला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रख दिया? गल्फ ऑफ अमेरिका। और ऐसा करने का आदेश इसलिए दिया गया ताकि अमेरिकन प्राउड को स्टैब्लिश किया जा सके। चलिए नेक्स्ट यहां पर है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और उस ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है स्वरेल। क्या नाम है? स्वरेल। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यहां पर यह है कि जो स्वरेल सुपर ऐप है उसके अंतर्गत यात्रियों को टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग मतलब ट्रेन कहां पर है, PNR स्टेटस और भोजन ऑर्डर करने जैसी कई सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान करता है। नाम उसका स्वरेल। आगे यहां पर कौन सा सवाल है? सवाल यहां पर कि किस देश ने पर्वत को कानून द्वारा व्यक्ति का दर्जा दिया है? ध्यान दीजिएगा क्या है? किस देश ने पर्वत को कानून द्वारा व्यक्ति का दर्जा दिया है? वह कौन सा देश है? वह देश है न्यूजीलैंड। आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे भी आप बने रहिए क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। चलिए इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं 12 नंबर की। तो यहां पर व्याख्या अंतर्गत यह है कि न्यूजीलैंड ने एक पर्वत को कानून द्वारा व्यक्ति का दर्जा दिया है और इसमें क्या है? माउंट तरानाकी। क्या नाम है? माउंट तरानाकी, जिसे माओरी में क्या कहा जाता है? तरानाकी मोंगा कहा जाता है, उसको यह दर्जा दिया गया। तो विशेष रूप से किसे दर्जा दिया गया? माउंट तरानाकी को व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल यहां पर यह है कि ध्यान दीजिएगा, ऑकोसेरसियासिस, क्या नाम है? ऑकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये विकल्प आपको दिख रहे हैं, घाना, नाइजर, केनिया और इथियोपिया। तो
सही जवाब क्या है? नाइजर। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑन्कोसेरसियासिस है, जिसे क्या कहा जाता है? रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, को खत्म करने वाला यह अफ्रीका का पहला देश बना है, मतलब नाइजर पहला देश बना है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। रही बात ऑन्कोसेरसियासिस की, तो यह एक परजीवी रोग है जो संक्रमित ब्लैक फ्लाइज के काटने से फैलता है और यह जो रोग है इसमें गंभीर खुजली होती है, त्वचा में घाव होता है और अंत में यहां पर यह होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि भी चली जाती है, मतलब अंधापन का शिकार बन जाता है। और नाइजर इस बीमारी को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अगला सवाल यहां पर यह है कि भारतीय सेना और किस देश के साथ एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास हुआ है? तो देखिए, एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? श्रीलंका, भूटान, मालदीव और नेपाल। तो इसका सही जवाब है मालदीव। इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जो यह अभ्यास है एक्वावेरिन सैन्य अभ्यास, जो कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच होता है, तो यह दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और रही बात इस एक्वावेरिन का, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? मित्र। और यह अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहां पर है कि किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में न्यू एज एल्बम के लिए पुरस्कार जीता? तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, श्रेया घोषाल, ए.आर. रहमान, चंद्रिका टंडन और फिर चौथा अनूप जलोटा। तो सही इसका क्या है? ऑप्शन सी, चंद्रिका टंडन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 67वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम, क्या नाम है? त्रिवेणी। जी हां, त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई? कर दी गई 100%। जी हां, ऑप्शन डी 100%। और यहां पर यह है कि वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजटीय भाषण में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को जो 74% था उससे बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। जी हां। अगला सवाल यहां पर है कि किस देश ने यूएनएचआरसी से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो वह देश कौन सा है? वह देश है अमेरिका। की कोई ये अजूबा वाला काम अमेरिका ही कर रहा है। चलिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वह डब्ल्यूएचओ से तो बाहर आया, उसके अलावा यूएनएचआरसी से भी अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति चल रही है आजकल। ठीक है, अगला सवाल यहां पर हम क्या देख रहे हैं? वो सवाल यह है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? मतलब यहां हो रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? तो स्थापित होगी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला सवाल यहां पर है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया? जी हां, क्या है? कैंसर जीनोम एटलस। क्या इसका जवाब है? आईआईटी मद्रास। अब बताइए आप, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। अब इसकी व्याख्या वह देखिए। पहली बात तो यहां पर कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। दूसरी बात यहां पर, इसे भारत कैंसर जीनोम एटलस नाम दिया गया है। और इस पहल का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है भारत में कैंसर अनुसंधान में क्रांति लाना और दूसरा, कैंसर के शुरुआती निदान और प्रभावी उपचार के लिए नए रास्ते खोलना। निदान का मतलब यहां पर यह है कि उसकी पहचान करना, डायग्नोस करना। ठीक है, अगला सवाल यहां पर यह है कि विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, नई वीजा कैटेगरी। और वह कौन सी? वह है आयुष वीजा। क्या है? आयुष वीजा। आइए देखिए इसकी व्याख्या। इसके अंतर्गत यहां पर यह है कि जो आयुष वीजा है किसी विदेशी को दिया जाता है, लेकिन शर्त है, किसको नहीं दिया जाएगा? पाकिस्तानी नागरिक को छोड़कर, जो कि सही है। तो अब यहां पर है कि आयुष वीजा किसी विदेशी को दिया जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे कि अस्पताल, वेलनेस सेंटर में चिकित्सकीय देखभाल और कल्याण के माध्यम से उपचार प्राप्त करना। चलिए, अगला सवाल यहां पर है कि भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? सोचिए, फोर्ट विलियम की बात हो रही है, अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है। उसका नाम अब जाकर बदला है 2025 में, और नाम बदलकर क्या हुआ है? नाम हुआ है बदलकर विजय दुर्ग। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है यह। अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम यहां पर यह देख रहे हैं कि विजय दुर्ग जो नाम दिया गया है वह महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर स्थित एक ऐतिहासिक किले से प्रेरित है। और यह जो सिंधु दुर्ग है वो क्या है? मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। ठीक है, इसके अलावा जो
फोर्ट विलियम की हमने यहां पर बात की, उस किले के अंदर क्या था स्थित किचनर हाउस, उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया। 2025 में किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर हम देखें तो फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया गया था? 1773 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसका नाम रखा गया था इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर। देखिए, और स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला यहां पर है कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहां आयोजित हुआ? तो वह देश कौन सा? वह है चीन। जी हां, और हम यहां पर देख रहे हैं कि यह खेल चीन के हार्बिन शहर में आयोजित हुए थे और यह खेल आयोजित हुआ था 7 से 14 फरवरी 2025 तक। जी हां। नेक्स्ट यहां पर है कि WHO से बाहर निकलने वाला अमेरिका के बाद अगला देश कौन बना? तो अमेरिका तो निकला। अगला कौन सा देश है? वह देश है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। जी हां। अब यहां पर क्या है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने, मतलब उनके जो प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो है वह क्या करती है कि वह गंभीर मतभेद, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, इसलिए जो अर्जेंटीना है वह WHO का सदस्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहां पर कि किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल रखा है? तो देखिए, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी और नाम क्या है? नायका। तो इसका सही जवाब है क्या? जोमेटो। जोमेटो की अगर बात करें तो जोमेटो क्या है? वह खाद्य और जो ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमेटो, उसने घोषणा की है कि वो अपनी मूल कंपनी जोमेटो लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रख रही है? इटर्नल लिमिटेड। नाम उसने बदलकर क्या? इटर्नल लिमिटेड। अगला सवाल यहां पर यह है कि भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इंपॉर्टेंट है यार। तो कितना है? 83%। आइए देखते हैं, कुछ यहां पर आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को एकदम से याद रखना है आपको, देखते जाइए। पहली बात यहां पर क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके अनुसार 2014-16 में प्रति लाख, 1 लाख जन्म पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में कितनी रह गई? 93 हो गए। वहीं दूसरी तरफ चलिए, शिशु मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? 39 प्रति हजार जन्मों से घटकर 2021 में कितनी रह गई है? 27 प्रति हजार जन्म पर। सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, नवजात मृत्यु दर 2014 में कितना था? 26 प्रति हजार जन्मों से घटकर 2021 में कितने रह गए? 19 प्रति हजार जन्म। तो ये जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप एकदम से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। जी हां। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो अवतार है, तो यहां पर टर्म है, टर्म का नाम है होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी तकनीक। तो इसका उपयोग करके बनाया गया डिजिटल रूप अमिताभ बच्चन का, और यह 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से वास्तविक रूप में इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल यहां पर है कि भारत और मिस्र के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, सूर्ययुद्ध, साइक्लोन, गरुड़, रणभेरी। इसका सही जवाब क्या है? साइक्लोन। जी हां, साइक्लोन है। और यहां पर जो कुछ यहां पर देख लेते हैं कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम साइक्लोन है, और यह अभ्यास भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और इसका तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। अगला सवाल यहां पर है कि ऑपरेशन डेविल हंट नाम है ऑपरेशन का, किस देश ने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था बांग्लादेश ने। और यह कहानी जुड़ी हुई है बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद इस ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया गया था, जिसके तहत 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगला सवाल यहां पर है कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2027 तक। और इसके अंतर्गत व्याख्या हम देख रहे हैं क्या कि भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और अगला सवाल यहां पर यह है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकसभा में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है? 4, 5, 6 और 7। इसका सही जवाब क्या है? 6। एक नजर इसकी व्याख्या पे जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहां पर यह है कि पहले क्या था कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देखिए असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी। अब क्या किया? 6 और भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। तो इसको भी इसके अंतर्गत क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इस तरह से हम देखिए अपने 31वें सवाल को। तो यहां पर यह है कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो वह है मेघालय करेगा। जी हां। और 38वें की मेजबानी किसने की? कमेंट सेक्शन में आप बताना चाहते हैं तो बताइए। ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर सवाल है 32वां और अंतिम सवाल है, वह यह है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर जो देश है वह है डेनमार्क। तो शीर्ष पर आप यह मत समझिएगा कि सबसे भ्रष्ट देश यह है, नहीं, शीर्ष पर
आने का मतलब यहाँ पर सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, वह डेनमार्क है। चलिए एक नजर व्याख्या पर, तो व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर यह है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक देता है। उसके अलावा यह जो सूचकांक है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और फिर 2024 सीपीआई में, मतलब ये जो है हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो इसके अंतर्गत यहां पर है कि डेनमार्क 90 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा और उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर के स्थान रहा। भारत का क्या स्थान रहा, तो 180 देशों में से 96 स्थान पर भारत था, जिसका स्कोर 38 है। और फिर सबसे भ्रष्ट देशों में कौन कौन शामिल, तो दक्षिण सूडान, फिर सोमालिया और फिर वेनेजुएला शामिल है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने कुल 32 सवालों को देखा और मुझे ऐसा लगता है कि 32 में से 32 सवाल जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कुछ सवाल के या कुछ सवालों के पूछे जाने की संभावना तो काफी ज्यादा है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।